नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका फिर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, हमारी क्लासें चल रही थी राजस्थान के कल्चर में, और ये जो भी क्लासें राजस्थान की जो भी जीके की क्लासें आती हैं, या आपके लिए चाहे ग्रेजुएशन की CET हो, चाहे 12वीं की CET हो, आगे आगामी आने वाली जो LDC के पेपर हैं, या पशु परीक्षक के पेपर हैं, या किसी भी टीचर की लेवल की जो भी एग्ज़ामें हैं, इन सभी जो जितनी भी राजस्थान की एग्ज़ामें लगती हैं उनमें ये सभी में ये क्लासें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो इसीलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इन ये क्लासों को जरूर अध्ययन करें। इनकी प्लेलिस्ट भी आपको पीछे चैनल पर जाकर देख सकते हो, सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, तो आप सुचारू रूप से इन कक्षाओं का अध्ययन कर सकें। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में भी हमने विभिन्न प्रकार के लोक देवताओं के बारे में चर्चाएं कर ली है। जैसे 5 तो पंचवीर थे राजस्थान के, उनके बारे में चर्चाएं कर ली है। फिर हम अन्य लोक देवता जैसे वीर मल्लीनाथ जी है, तल्लीनाथ जी है, तेजा जी है, इसके बाद में और कई लोक देवता जैसे प्रणाम जी है, वीर फत्ता जी है, आलम जी है, इनके बारे में भी हमने चर्चाएं कर ली है। आज हम एक और नए लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और कौन से लोक देवता हैं, वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगला लोक देवता कौन है, वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ कौन से लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में अध्ययन करेंगे इस कक्षा में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे कि वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी माता का क्या नाम है। पहले तो हम इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, फिर ये किसके साथ युद्ध करने का काम किया था, इनको किस उपनामों से जाना जाता है, और इनके मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म कब हुआ था। तो 1544 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए कि जन्म कब हुआ, वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी को क्या हुआ था। वीर कल्लाजी राठौड़ का क्या होता है, जन्म होता है। और जन्म स्थली कहाँ है स्थित है, तो सामियाना गांव कहाँ पड़ता है, मेड़ता नागौर में। आपसे पूछ ली जाए कि इनकी जन्म स्थली, या पूछ ली जाए जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए तो कौन सा गांव है, सामियाना गांव, और ये कहाँ पड़ता है, मेड़ता नागौर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सामियाना गांव और कहाँ पड़ता है, मेड़ता नागौर में। सामियाना गांव, और ये सामियाना गांव कहाँ पड़ता है, मेड़ता, और मेड़ता कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नागौर में। यहाँ क्या है, वीर कल्लाजी राठौड़ की क्या है, जन्म स्थली है। इसके बाद में बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम है। इनके पिता का नाम है अमर सिंह राठौड़। क्या है इनके पिता का नाम है, आपसे पूछ लिया जाए कि इनके पिता कौन है, तो पिता है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ क्या है, इनके पिता है। इनके पिता वीर कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो अमर सिंह राठौड़ क्या है, इनके पिता है। माता का नाम है सवेत कंवरी। आपसे पूछ लिया जाए माता का नाम, माता कौन है, तो माता है सवेत कंवर। सवेत कंवर क्या है, इनकी माता है। वीर कल्लाजी के पिता का नाम अमर सिंह राठौड़, और माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो सवेत कंवर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इनके गुरु का नाम क्या था। गुरु का नाम कई बार पूछा जाता है, तो भैरवनाथ क्या थे, इनके गुरु थे। भैरवनाथ इनके गुरु थे। वीर कल्ला राठौड़ के गुरु का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो भैरवनाथ इनके गुरु थे। इसके बाद में पूछा जाता है कि इनके चाचा का क्या नाम है, तो इनके चाचा का नाम है जयमल मेड़तिया। आपसे पूछ लिया जाए इनके चाचा कौन है, तो चाचा है जयमल मेड़तिया। मेड़तिया क्या है, इनके चाचा। इसके बाद में इसकी बुआ का क्या नाम है, वीर कल्ला राठौड़ की बुआ का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि वीर कल्ला राठौड़ की बुआ कौन थी, तो मीराबाई। कौन थी, मीराबाई क्या थी, इनकी बुआ थी मीराबाई।
मीराबाई क्या थी, इनकी बुआ थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इन्हें किसका अवतार माना जाता है, तो वीर कल्ला जी राठौड़ को किसका अवतार आपसे पूछ लिया जाए कि अवतार किसका माना जाता है। अवतार तो शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका? शेषनाग का अवतार माना जाता है। जिसे वीर कल्ला राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो शेषनाग का क्या माना जाता है, इन्हें अवतार माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के साथ युद्ध किया था इन्होंने कौन से शाखे में, जो मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में, उनमें क्या किया था, इन्होंने युद्ध किया था। तो आपसे पूछ लिया जाए समकालीन किसके थे, समकालीन किसके थे, अकबर के समकालीन थे। देखो दोस्तों, इन्होंने अकबर के साथ चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में युद्ध किया। ठीक है, तीसरे शाखे में किसने युद्ध किया था, तो अकबर के साथ जो तीसरा शाखा हुआ था, कब हुआ आपसे पूछ लिया जाए, हुआ कब, 1567-68 में ये युद्ध होता है। कब होता है, कोष्टक में लिख लेना, 1567-68 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ, तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ 1303 में। और यदि राजस्थान का पूछ लिया जाए, राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ, राजस्थान का 1301 में और रणथंभौर पे हुआ था आक्रमण। आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था और हमीर देव वहां के शासक थे। यहीं पे आक्रमणकारी कौन है, अकबर है। और यहाँ पे शासक कौन थे, उदय सिंह यहाँ पे शासक थे, जो महाराणा प्रताप के पिता थे। वो यहाँ पे क्या थे, शासक थे। और उनमें तीसरे शाखे में कौन युद्ध करते हैं, वीर कल्लाजी राठौड़ क्या करते हैं, युद्ध करने का काम करते हैं। तो ये किसके समकालीन हो गए, वीर कल्लाजी राठौड़ किसके समकालीन हो गए, बात करते हैं तो ये अकबर के समकालीन हो गए तीसरे शाखे में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था, रतन सिंह सिसोदिया और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा रानी क्रमावती के काल में हुआ था, 1534 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और तीसरा शाखा 1567-68 में हुआ था। वहीं पे एक तरफ रानी क्रमावती थी और दूसरी तरफ कौन था, गुजरात का शासक बहादुर शाह जफर सेकंड के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो दूसरा शाखा चित्तौड़गढ़ का होता है। इसी के बाद में ये जो तीसरा शाखा होता है, इसमें वीर कल्लाजी राठौड़ और जयमल मलोत मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया भी इसमें शामिल थे। ठीक है, ये तीन व्यक्ति शामिल थे, जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया। और फत्ता सिसोदिया की रानी फूल कंवर क्या करती है, जोहर करने का काम इस शाखे में करती है, तीसरे शाखे में। और कल्ला राठौड़ फत्ता सिसोदिया के कंधों पर बैठ के युद्ध करने का काम करते हैं। इसीलिए आगे हम इसके उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें बात करेंगे कि कल्ला राठौड़ जी को 4 हाथों के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो फत्ता राठौड़ थे उनके कंधों पर बैठकर युद्ध करते हैं। तो दो हाथ उनके और 2 हाथ फत्ता सिसोदिया से तलवारें चलाने का काम करते हैं। तो इसीलिए इन्हें किस लोक देवता की उपाधि दी गई है, 4 हाथों के लोक देवता के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक हमने पढ़ा वीर कल्ला राठौड़ का जन्म कब होता है, 1544 ईस्वी को होता है। और कहाँ होता है इनका जन्म, तो सामियाना गांव कहाँ पड़ता है, मेड़ता नागौर में क्या होता है, वीर कल्ला राठौड़ जी का क्या होता है, जन्म होता है। यह क्या कहलाती है, जन्म स्थली कहलाती है। फिर हमने बात की थी कि इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था अमर सिंह राठौड़ और इनकी माता का नाम क्या था, सफेद कंवर क्या था, इनकी माता का नाम था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि इनके गुरु का क्या नाम है। ये आपके लिए मोस्ट होने वाला है। इनके गुरु का नाम है भैरवनाथ। और ये चाचा भी कई बार पूछे जाते हैं कि कल्ला राठौड़ के चाचा का क्या नाम है, तो जयमल मेड़तिया के यहाँ इनके चाचा हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि जो वीर कल्ला जी इनकी बुआ का क्या नाम है, तो जो मीराबाई हुई है थी राजस्थान की, मीराबाई क्या थी, कल्ला राठौड़ की क्या थी,
हुआ थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं कि कल्ला राठौड़ को किस उपनाम या अवतार किस नाम से जाना जाता है। तो कल्ला राठौड़ को शेष नाग का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि कल्ला राठौड़ किसके समकालीन थे। कल्ला राठौड़ अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन तीसरे जो राजस्थान के रणथंभौर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में जो तीसरा शाखा हुआ था, प्रथम शाखा रणथंभौर में होता है 1301 में, जबकि चित्तौड़ में प्रथम शाखा 1303 में होता है। इसके बाद में बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में कल्ला राठौड़ ने क्या किया था, युद्ध किया था किसके साथ, अकबर के साथ। तो ये इनके समकालीन हो गए, अकबर के समकालीन हो गए। और कब करते हैं, 1567-68 में करते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट दें, फिर हम बात करते हैं कि कल्ला राठौड़ जी को किस उपनामों से जाना जाता है और इसके मंदिर कहाँ कहाँ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों आगे क्या बात करनी है, हमें वीर कल्ला राठौड़ जी के उपनामों के बारे में चर्चा करनी है। तो लिखो दोस्तों इनके उपनाम वीर कल्ला राठौड़ के जितने भी उपनाम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीर कल्ला राठौड़ को क्या कहते हैं कि हर राव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ये हर राव के नाम से जाना जाता है। ये हर राव के नाम से किन्हें जाना जाता है, वीर कल्ला राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है। अवतार मैंने बता दिया, अवतार किसका, शेषनाग का। इसका अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है, शेषनाग का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और दूसरे उपनाम के बारे में बात करते हैं। इन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 हाथों के लोक देवता, 4 हाथों के लोक देवता। 4 हाथों के लोक देवता किन्हें कहते हैं, कल्ला राठौड़ को 4 हाथों के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, 56 धरा का राव भी इन्हें कहा जाता है। कल्ला राठौड़ को क्या कहा जाता है, 56 धरा का राव। धरा का राव किन्हें कहा जाता है, कल्ला राठौड़ जी को 56 धरा का राव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे इनके उपनाम। इस आगे बात करते हैं इनका मंदिर कहाँ स्थित है। मंदिर के बारे में बात करते हैं कि कल्ला राठौड़ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कल्ला राठौड़ जी का मंदिर तो एक सामलिया गांव कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। सामलिया गांव, और सामलिया गांव कहाँ पड़ता है, कोष्टक में लिख लेना, डूंगरपुर में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डूंगरपुर में। सामलिया गांव कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। इनके मोस्ट लगा लेना, क्योंकि इस पे क्या चढ़ाया जाता है वो कई बार पूछा जाता है कि अफीम और केसर कहाँ चढ़ाई जाती है। तो सामलिया गांव डूंगरपुर में जो कल्ला राठौड़ जी का मंदिर है वहाँ क्या चढ़ाई जाती है, अफीम व केसर चढ़ाने का काम किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, यहीं पर अफीम व केसर चढ़ाने का काम किया जाता है। अफीम व केसर चढ़ाई जाती है, तो यहीं पे इसके मंदिर पे क्या चढ़ाई जाती है, अफीम तथा केसर चढ़ाई जाती है। बात करते हैं कि इसका मुख्य मंदिर कहाँ है। तो रनेला कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य मंदिर कहाँ है, मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि इनका वीर कल्ला जी राठौड़ का मुख्य मंदिर रनेला कहाँ पड़ता है, रनेला पड़ता है उदयपुर में। उदयपुर में क्या है, इनका मुख्य मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि इसका मेला कब बढ़ता है। आश्विन शुक्ल नवमी को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। बात करते हैं मेला कब बढ़ता है। तो आश्विन शुक्ल नवमी को, आश्विन शुक्ल नवमी को क्या बढ़ता है, वीर कल्ला राठौड़ जी का मेला भरने का काम होता है। आश्विन शुक्ल नवमी को वीर कल्ला राठौड़ जी का क्या होता है, मेला भरने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इसकी छतरी कहाँ स्थित है। तो वीर कल्ला राठौड़ की क्या पूछी जाती है आपसे, छतरी। ये क्वेश्चन आपसे मोस्ट होने वाला है कि इनकी छतरी कहाँ स्थित है, स्टार लगा लेना। छतरी भैरवपोल, और भैरवपोल कहाँ पे है, भैरवपोल आपसे पूछ लिया जाए तो भैरवपोल पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, भैरव पोल पड़ता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भैरव पोल में क्या है, वीर कल्ला राठौड़ की क्या है, छतरी स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके वीर कल्ला जी राठौड़। एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों बात करते हैं वीर कल्ला जी राठौड़ के उपनाम क्या है, केहर राव के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी, इन्हें 4 हाथों के लोक देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में छप्पन धरा का राव किसे कहा जाता है, किसे पूछ लिया जाए कि छप्पन धरा का राव किसे कहा जाता है। वीर कल्ला राठौड़ को छप्पन धरा का राव कहा जाता है। इसका अवतार माना जाता है, तो इन्हें शेषनाग का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। बात करते हैं इसका मंदिर कहाँ स्थित है। ये मंदिर कई बार पूछा हुआ है। तो सामलिया गांव कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। यहीं पे इसके मंदिर पे क्या चढ़ाई जाती है, अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किस लोक देवता के मंदिर पे अफीम व केसर चढ़ाई जाती है। एक तो इस प्रकार से हो गया, या ये पूछ लिया जाएगा कि वीर कल्ला राठौड़ जी का मंदिर पे अफीम व केसर चढ़ाई जाती है, ये मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है। तो सामलिया गांव कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। ये डूंगरपुर ऑप्शन में कई बार आया हुआ है और बच्चों का क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बात करते हैं वीर कल्ला जी राठौड़ का मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो वीर कल्ला जी राठौड़ का मुख्य मंदिर है रनेला गांव कहाँ पड़ता है, तो रनेला गांव पड़ता है उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि इसका मेला कब भरता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है कि इसका मेला कब भरता है। तो इनका मेला आश्विन शुक्ल जो नवमी होती है, आश्विन शुक्ल नवमी को क्या भरता है, वीर कल्ला जी राठौड़ का मेला भरने का काम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में कई बार ये क्वेश्चन तो क्या बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये तो मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि वीर कल्ला राठौड़ की छतरी, और ये छतरी कई बार पूछी हुई है। छतरी कहाँ पे स्थित है, तो भैरव पोल कहाँ स्थित है, तो भैरव पोल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत। वीर कल्ला राठौड़ की क्या है, छतरी स्थित है। तो भैरव पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, वीर कल्ला राठौड़ जी की क्या है, छतरी स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले एक लोक देवता के बारे में और सही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं वीर बग्गा जी के बारे में कि वीर बग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ। वीर बग्गा जी के बारे में बात करेंगे। वीर बग्गा जी का जन्म स्थली कहलाती है रिड्डी गांव, कहाँ पड़ता है, बीकानेर में। तो जन्म स्थली बात करते हैं, इनकी जन्म स्थली कहाँ पे है, जन्म स्थली है रिड्डी गांव। जन्म स्थली और जन्म स्थली के बारे में बात करते हैं तो रिड्डी गांव और रिड्डी गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, रिड्डी गांव आपसे पूछ लिया जाए तो बीकानेर में क्या है, इनकी जन्म स्थली है। रिड्डी गांव बीकानेर में क्या है, इनकी जन्म स्थली है। रिड्डी गांव बीकानेर में क्या है, इनकी जन्म स्थली है। इनके पिता का क्या नाम है आपसे पूछ लिया जाए तो पिता का नाम है मोहन जी जाखड़। पिता का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि पिता का नाम क्या है, पिता कौन है, मोहन जी जाखड़। मोहन जी जाखड़ क्या है, इनके पिता हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इनकी माता का क्या नाम है, तो सुल्तानी क्या है, इनकी माता है। माता आपसे पूछ ली जाए कि इनकी माता कौन है, तो माता कौन है, सुल्तानी कौन है, इनकी माता का नाम है। इसके बाद में आगे हम और चर्चाएं करें कि इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो इन्हें जंगल देश के वीर के उपनाम से जाना जाता है। जंगल देश के वीर के उपनाम से जाना जाता है। उपनाम जंगल प्रदेश के वीर के नाम से, जंगल प्रदेश के वीर के नाम से जाना जाता है। जंगल प्रदेश के वीर के नाम से किन्हें जाना जाता है, जंगल प्रदेश के वीर के नाम से वीर बग्गा जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं, इन्हें जाखड़ जाति का कुल देवता कहते हैं या जाट समाज का कुल देवता। जाखड़ जाति का कुल देवता, जाखड़ जाति के कुल देवता कहते हैं। जाखड़ जाति के कुल देवता कहते हैं। तो जाखड़ जाति के कुल देवता कौन है, वीर बग्गा जी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका, इसके स्टार लगा लेना।
तो जाखड़ जाति के कुल देवता सॉरी दोस्तों, जाखड़ जाति के कुल देवता कौन है? तो वीर बग्गा जी जाखड़ जाति के कुल देवता। इनका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ है, तो इनका मंदिर भी कहाँ है? रिड्डी, और रिड्डी कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। रिड्डी और रिड्डी कहाँ पड़ता है? बीकानेर में ही क्या है? इनका मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम एक और लोक देवता वीरपनराज जी के बारे में चर्चा ही करते हैं। कौन सा लोक देवता है? वीरपनराज जी। वीरपनराज जी, पनराज जी, वीरपनराज जी के बारे में चर्चा ही करते हैं कि इनकी जन्म स्थली कहाँ है? तो नंगा गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। आपसे पूछ ली जाए कि जन्म स्थली कहाँ पे है? जन्म स्थली, जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए वीरपनराज जी की जन्म स्थली, तो नंगा गांव, नंगा गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में, तो जैसलमेर के एकमात्र लोक देवता कौन आए हैं हमारे आगे? वीरपनराज जी। वीरपनराज जी का उपनाम क्या है? तो उपनाम आपसे पूछ लिया जाए तो मोडिया पीर तथा बांडिया पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। उपनाम, उपनाम क्या है इनके? तो मोडिया पीर, मोडिया पीर, पीर व बांडिया पीर, व बांडिया, बांडिया पीर के उपनाम से जाना जाता है। किसे? पनराज जी को मोडिया पीर व बांडिया पीर के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। गौ रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्या दोस्तों? देखो दोस्तों, गौ रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है। तो पनराज सर जैसलमेर में। आपसे पूछ लिया जाए कि इनका मंदिर कहाँ है, तो पनराज सर कहाँ पड़ता है? पनराज सर पड़ता है कहाँ? आपसे पूछ लिया जाए तो जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। पनराज सर कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। वहीं पे वीरपन्ना जी का क्या है मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वीर बग्गा जी। वीर बग्गा जी की जन्म स्थली कहाँ है? रिड्डी। रिड्डी कहाँ पड़ता है? बीकानेर में वीरपनराज जी की जन्म स्थली है। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इनके पिता का क्या नाम है। वीर बग्गा जी के पिता का नाम है मोहन जाखड़। मोहन जाखड़ क्या है? इनके पिता है। माता का नाम क्या है? इनका सुल्तानी देवी है। इन्हें क्या कहा जाता है? जांगल प्रदेश के वीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? वीर बग्गा जी को जांगल प्रदेश के वीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है। तो जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? तो जाखड़ समाज के कुल देवता है वीर बग्गा जी। जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसका मंदिर कहाँ स्थित है। तो इनका मंदिर कहाँ है? रिड्डी। रिड्डी कहाँ पड़ता है? बीकानेर में क्या है? इनका मंदिर है। रिड्डी बीकानेर में क्या है? इनका मंदिर स्थित है। किनका? वीर बग्गा जी का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने एक और लोक देवता के बारे में पढ़ा था। कौन से लोक देवता है? वीरपनराज जी। वीरपनराज जी के जन्म स्थली आपसे पूछ ली जाए तो इनकी जन्म स्थली कहाँ है? नंगा। नंगा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने इसके उपनाम के बारे में पढ़ा था। किसके? वीरपनराज जी के उपनाम क्या है? तो मोडिया पीर व बांडिया पीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। मोडिया पीर व बांडिया पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वीरपनराज जी को जाना जाता है। जैसलमेर के एकमात्र ये लोक देवता है। ठीक है दोस्तों, ये गौ रक्षा करते हुए क्या हुए थे? वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? पनराज जी। इनका यही पूछा जाता है कि पनराज जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है? पनराज सरगांव कहाँ पड़ता है? आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो पनराज सरगांव है ये कहाँ पड़ता है? तो ये जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। वीरपन्ना जी का मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो हमारे लोक देवता की ये क्लासेस भी क्या है कंप्लीट हो गई है। और जो बचे हुए जो मुख्य जो प्रमुख जो छोटे लोक देवता है जैसे इल्लो जी है, इन लोक देवताओं के बारे में गांव में जो लोक देवता हैं उनके बारे में हम और पढ़ने वाले हैं। तो वो भी 1-2 क्लास में आपके जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ आपके लोक देवता है का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए। ये हमें बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि
आप क्लासों का कंटेंट तो देखते ही हैं कि कितने कम समय में आपको कितने बेहतर तरीके की क्लासें आपके सामने हम लेकर आते हैं। तो पूर्ण तैयारी के साथ ही ये क्लासें आपको करवाने के लिए आते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। तो आपको पता ही है, आपको ये कहने की बार बार आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि हम और चैनलों की तरह नहीं करते हैं कि बार बार कहें बच्चों को कि चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बार बोलते हैं, क्लास कंप्लीट होने के बाद वो हमारा फर्ज बनता है। आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को तो शेयर कीजिए, और आप भी इसे खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। आप जितना इसे चलाना चाहोगे उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ सकेगा। दोस्तों, आपके मित्रों तक आप ही का बढ़ाने का फर्ज बनता है, ताकि आपके मित्र भी इन कक्षाओं को क्या कर सकें, लाभ उठा सके। ना किसी प्रकार का शुल्क लगता है, ना किसी प्रकार का आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। कम समय में अच्छा कंटेंट आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये आगामी जितनी भी भर्तियाँ आने वाली हैं, ये क्लासें आपके लिए लाभदायक होने वाली हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि रिवीजन का तरीका क्या करना है। एक बार आप इनके पूरे सविस्तार पूर्वक पढ़ो, उसके बाद में एक एक नाम आप नोट कर लिया करो कि जाखड़ मिस, आपके नाम याद आ जाना चाहिए, फिर लोक देवता का। तो इस प्रकार से आप अध्ययन करोगे तो आपके तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, ये जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं ये आपको परीक्षा तक रिवीजन करने में भी आसानी होने लग जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और उसी के साथ आपसे ये आशा भी करता हूँ कि जो आपको क्वेश्चन कमेंट करने के लिए दिए जाते हैं उसका भी आप आंसर दिया करो। और कमेंट कहीं पर भी, क्लास में भी आपको कहीं पे जो समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि आपकी कमी का भी हमें तभी पता चलेगा यदि आप कमेंट करोगे तभी। और आपको यदि क्लास में कहीं पे दिक्कत नज़र आती है तो आप हमें कमेंट करके बताओगे, तभी हमें पता चल सकेगा, ताकि हम अगली कक्षा में उससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुधार करने का प्रयास कर सकें, क्योंकि आप ही का कमेंट हमें मोटिवेशन देने का काम करता है। तो दोस्तों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।